नमस्कार। आजकल बाजार और अर्थव्यवस्था को लेकर इतनी बातें होती हैं, इतनी जानकारी आती है कि कई बार ये समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई ध्यान कहाँ दें, क्या जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हर तरफ से डेटा, रिपोर्ट्स, राय और इसी शोर में से काम की चीज निकालना, यही तो चुनौती है। और आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हमारे पास कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, खास तौर पर डीएसपी नेत्रा का सितंबर 2025 एडिशन और एक वेबिनार के कुछ अंश भी हैं। तो कोशिश करेंगे कि इनमें जो गहरी बातें हैं उनको खोद कर निकालें। हाँ, मतलब आज हम बात करेंगे कि ये भारत का बाजार इतना प्रीमियम पर क्यों है, क्या सच में सब ठीक है। फिर देखेंगे कि दुनिया भर से कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा। टैरिफ की बातें हो रही हैं, सोना चढ़ रहा है, और हाँ, ये टेक कंपनियां जो अरबों खरबों फूक रही हैं एआई पर, उसका क्या मतलब है, कहाँ जा रहा है ये पैसा। सही है। तो मकसद साफ है, इन मुश्किल सी लगने वाली चीज़ों को थोड़ा आसान करके समझें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल जो शायद सबके मन में है, भारत का वैल्यूएशन प्रीमियम। हाँ, हम हमेशा सुनते हैं भारत महंगा है, इंडिया प्रीमियम पर है। क्या ये सिर्फ वो ग्रोथ वाली कहानी है, डेमोग्राफी वाली बात, या कुछ और है? हाँ, ये बातें तो चलती रहती हैं और उनमें कुछ सच्चाई भी होगी, लेकिन नेत्रा का जो विश्लेषण है वो एक अलग चीज पर जोर देता है। वो है भारतीय कंपनियों की मुनाफा कमाने की जबरदस्त क्षमता। मतलब उनका रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई। आरओई। हाँ, आरओई। ये भारत में उभरते बाजारों के मुकाबले कहीं ज्यादा है, बल्कि अमेरिका जैसे विकसित देशों के स्तर का है। ये अपने आप में खास है। आप याद करें 2003 से 2008 वाला दौर, वो जो तेजी का समय था। हाँ बिल्कुल। तब आरओई 20 से 25% तक पहुंच गया था। अब इस बार देखिए, कोविड के बाद रिकवरी तो बहुत अच्छी हुई, बिक्री बढ़ी। मार्जिन अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए, मुनाफा भी उछला। हम्म। लेकिन आरओई वो अटक गया 15-16% के आसपास ही। अच्छा, मतलब माहौल वैसा ही मजबूत, लेकिन आरओई उतना ऊपर नहीं गया। ऐसा क्यों हुआ? कहाँ कहाँ कमी रह गई? देखिए, आरओई के ना 3 हिस्से होते हैं। ओके। पहला, नेट प्रॉफिट मार्जिन। वो तो जैसा मैंने कहा पीक पर है, बहुत बढ़िया। ठीक है। दूसरा है एसेट टर्नओवर। हाँ। यानी कंपनियां अपने एसेट्स, अपनी संपत्ति से कितनी तेजी से सेल्स बना पा रही हैं। ये कम है। पहले अगर 100 रुपए के एसेट पर 150 रुपए की सेल्स थी, तो अब वो शायद 120-130 ही है। ओ। और तीसरा हिस्सा है इक्विटी मल्टीप्लायर, जिसे हम लेवरेज या उधारी भी कह सकते हैं। कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में कर्ज बहुत कम किया है, बैलेंस शीट मजबूत हुई है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, बिल्कुल। लेकिन आरओई के फॉर्मूले में लेवरेज कम होने से आरओई का आंकड़ा नीचे आता है। तो मार्जिन अच्छे हैं, पर कम एसेट टर्नओवर और कम लेवरेज ने मिलकर आरओई को उस पुराने लेवल तक नहीं पहुंचने दिया। तो ये जो एसेट टर्नओवर कम है, क्या इसका मतलब ये है कि कंपनियां भविष्य की डिमांड को लेके बहुत ज़्यादा मतलब आशावादी नहीं है, इसीलिए वो ना तो अपनी पूरी कैपेसिटी यूज़ कर रही हैं, ना ही नया कैपेक्स या निवेश कर रही हैं? हाँ, इसका सीधा रिश्ता है धीमी नॉमिनल ग्रोथ से। नॉमिनल ग्रोथ। हाँ, मतलब महंगाई को मिलाकर जो ग्रोथ होती है। 2003-08 में यह 12-14% थी। इस साइकिल में ये 10% के आसपास ही रही है। और जो निजी खपत है, यानी लोगों का खर्च, उसकी ग्रोथ भी धीमी है। पहले 15% से ज़्यादा थी, अब 7% के करीब। अच्छा। तो जब कंपनियों को लगता है कि आगे चलकर मांग उतनी तेज नहीं बढ़ेगी, तो वो फिर नया निवेश करने से या अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल करने से हिचकती हैं। एसेट टर्नओवर कम हो जाता है। और यहीं एक बहुत ज़रूरी मतलब चिंता की बात सामने आती है। क्या? जब वैल्यूएशन बहुत ऊंचे हों, आसमान छू रहे हों और जमीन पर नॉमिनल ग्रोथ धीमी हो, तो बाजार थोड़ा नाजुक हो जाता है। आप इतिहास उठाकर देखें, भारत में कंपनियों की मुनाफे की ग्रोथ, पीएटी ग्रोथ, ज्यादातर सेल्स ग्रोथ से आई है। मार्जिन तो कमोबेश स्थिर ही रहे हैं। अभी हम पीक मार्जिन पर हैं, जो अच्छी बात है, पर सवाल है क्या ये टिकेगा? और अगर सेल्स ग्रोथ धीमी ही रही, तो फिर कमाई कहाँ से बढ़ेगी? ये बड़ा सवाल है। तो अगर पारंपरिक जो हाई आरओई वाले सेक्टर हैं, जैसे एफएमसीजी, आईटी, अगर वो थोड़ा धीमे हो रहे हैं, तो फिर ये प्रीमियम कौन से सेक्टर दे रहे हैं बाजार को? कहाँ से आ रहा है ये? हाँ, ये दिलचस्प है। नेत्रा ये पॉइंट आउट करता है कि इस बार प्रीमियम में बड़ा योगदान साइक्लिकल सेक्टर का रहा है। साइक्लिकल मतलब? मतलब वो सेक्टर्स जो अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के साथ चलते हैं, जैसे मेटल्स, माइनिंग, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। इनके लॉन्ग टर्म आरओई देखें तो वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, कमजोरी रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में इनकी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा। कुछ स्टॉक तो ऐसे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं जैसे वो एफएमसीजी कंपनियां हों,
सोचिए डिफेंस सेक्टर के कुछ स्टॉक हैं जिनका 80-90% रेवेन्यू सिर्फ एक ग्राहक यानी सरकार से आता है और वो 40-50-60 गुना पीई पर ट्रेड कर रहे हैं। ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा जोश दिखाता है। इसमें तो जोखिम लगता है। बिल्कुल, जोखिम साफ है। साइक्लिकल अपनी प्रकृति से ही उतार चढ़ाव वाले होते हैं। जब इनका साइकिल घूमेगा तो इनमें तेज गिरावट आ सकती है और तब हो सकता है निवेशक वापस क्वालिटी यानी टिकाऊ हाई आरओई वाले सेक्टर की तरफ भागे। तो अगर मैं आपकी बात को संक्षेप में कहूं, बाजार ये मानकर चल रहा है कि ग्रोथ बहुत तेज होने वाली है, 20% प्लस कमाई ग्रोथ की कीमत दे रहा है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, खासकर नॉमिनल ग्रोथ के आंकड़े, वो उतनी तेजी दिखा नहीं रहे। एकदम सही, बिल्कुल यही बात है। वित्त वर्ष 2025 खत्म हुआ 10% से कम नॉमिनल ग्रोथ पर। FY 26 की शुरुआत 9% से भी कम पर हुई है। लेकिन बाजार निफ्टी का पीई 25-27 गुना है, मिड कैप स्मॉल कैप का मीडियन पीई 40 गुना के पास है। ये कीमतें तो 20% से ज्यादा कमाई ग्रोथ की उम्मीद पर टिकी हैं। ये जो गैप है जमीनी हकीकत और बाजार की उम्मीदों में, ये बताता है कि वैल्यूएशन मल्टीपल्स में गिरावट यानी डी रेटिंग का खतरा बना हुआ है। ठीक है, ये तो हुई भारत की बात। अब थोड़ा बाहर देखते हैं। रुपया अपने ऑल टाइम लो पर है और मजे की बात यह है कि डॉलर इंडेक्स कोई बहुत ज्यादा मजबूत भी नहीं है इस समय। तो इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, किसी भी करेंसी का अपने लाइफ टाइम लो पर जाना, इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सेंट्रल बैंक अपनी पूरी कोशिश करते हैं करेंसी को संभालने की। अगर उनकी कोशिशों के बावजूद वो गिर रही है तो इसका मतलब है कि दबाव वाकई बहुत ज्यादा है। और नित्रा एक और ट्रेंड पे ध्यान दिलाता है। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, FX रिजर्व्स, उसके बढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। पिछले 5 साल का औसत देखें CAGR तो सिर्फ 5% है। ये 2013 में जो संकट आया था उस स्तर के करीब है। लेकिन हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट CAD तो कंट्रोल में है ना? हाँ, CAD तो नियंत्रण में है। तो फिर रिजर्व क्यों नहीं बढ़ रहे? इसका मतलब है कि विदेशी निवेश उस रफ्तार से नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए। एक्सपोर्ट धीमे हैं, बाहर से जो पैसा आता है रेमिटेंसेस, वो धीमा है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट धीमे हैं। ये सब मिलकर रुपए पर दबाव बनाए रख सकते हैं। और ये जो टैरिफ की बातें चल रही हैं, अमेरिका ने 100 साल के हाई पर टैरिफ लगा दिए हैं, इसका कितना असर पड़ेगा? क्या ये बहुत बड़ी चिंता की बात है? देखिए, अमेरिका के अपने बजट घाटे पर इन टैरिफ से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उनसे कमाई बहुत मामूली होगी। लेकिन हाँ, ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ये अमेरिका का व्यापार घाटा तो शायद कम कर दे, पर इससे दुनिया भर में ग्रोथ धीमी हो सकती है। और भारत पर इसका क्या असर होगा? नित्रा के आंकड़े बताते हैं कि कुछ सेक्टर्स पर सीधी मार पड़ सकती है। जैसे लेदर पर 56% तक टैरिफ लग सकता है, केमिकल्स पर 24%, इंजीनियरिंग गुड्स पर 36% और जेम्स एंड ज्वेलरी पर 52%। हम अमेरिका को जो कुल एक्सपोर्ट करते हैं उसका करीब 1/3 हिस्सा इन ऊंचे टैरिफ की जद में आ सकता है। बाप रे। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर स्मार्टफोन पर टैरिफ 0% है। तो क्या ये माने कि सिर्फ अमेरिका के टैरिफ से भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर कोई बहुत बड़ा संकट नहीं आएगा? मतलब कुछ सेक्टर को छोड़ दें तो? अगर ये मामला सिर्फ अमेरिका और बाकी देशों के बीच का रहता है, मतलब द्विपक्षीय जी, तो शायद पूरी अर्थव्यवस्था पर असर सीमित ही रहे। हाँ, कुछ सेक्टर को तकलीफ जरूर होगी। असली खतरा तब होगा जब ये बहुपक्षीय बन जाए। मतलब अगर दूसरे देश भी जवाबी कार्रवाई में एक दूसरे पर टैरिफ लगाने लगे, जैसे मेक्सिको ने कुछ संकेत दिए। अगर ऐसा हुआ तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन अस्त व्यस्त हो सकती है और तब असर बहुत बड़ा होगा। ये तो चिंता की बात है। चलिए अब सोने पर आते हैं। गोल्ड पिछले कुछ समय से काफी चमक रहा है। क्या ये बस एक और तेजी का दौर है या इसमें कोई गहरा संकेत छिपा है? नित्रा इसमें इतिहास को देखता है। अच्छा। और एक दिलचस्प पैटर्न सामने लाता है। हाँ। जब भी इतिहास में सोने में बहुत बड़ी तेजी आई है या लोगों ने जमकर सोना जमा किया है, होर्डिंग, हाँ, उसके बाद अक्सर कोई ना कोई बड़ी आर्थिक मंदी या वित्तीय संकट जरूर आया है। अच्छा। जैसे उदाहरण 1819, 1873, 1920, 1973, फिर 2008 और हाल में 2020। हर बड़ी तेजी के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अब इसका ठीक कारण क्या है ये कहना मुश्किल है। शायद ये संकेत है कि पैसा गलत जगह लग रहा है, अनुत्पादक चीजों में, या शायद ये सिर्फ वित्तीय संपत्तियों को लेकर एक डर का, घबराहट का संकेत है। लेकिन ये पैटर्न चेतावनी तो देता है कि आगे मुश्किलें आ सकती हैं। पर इस बार सोने की तेजी के पीछे क्या है? जो पारंपरिक कारण होते हैं, डॉलर, रियल रेट्स, महंगाई, वो तो उतने मजबूत नहीं दिख रहे इस बार। हाँ, यहीं पर एक नई चीज काम कर रही है। नित्रा इसे गोल्ड पुट कह रहा है। गोल्ड पुट, ये क्या है? ये है दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों द्वारा सोने की जबरदस्त खरीदारी। सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं?
हाँ, बहुत ज़्यादा। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये ट्रेंड तेज हुआ है। जब अमेरिका ने डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, प्रतिबंध लगाए, तो कई देश जैसे चीन, खुद अपना आरबीआई और कई दूसरे एशियाई सेंट्रल बैंक्स वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा कम करके सोने का हिस्सा बढ़ा रहे हैं। और ये बैंक ना कीमत को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं होते। उनका मकसद है अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई करना, डॉलर पर निर्भरता कम करना। तो उनकी ये लगातार खरीदारी सोने की कीमतों को एक तरह का सपोर्ट दे रही है, नीचे गिरने से रोक रही है, एक पुट ऑप्शन जैसा बन गया है। और जब तक डॉलर से दूर जाने की ये इच्छा बनी रहेगी, ये ट्रेंड चल सकता है। और वो कंपनियां जो सोना निकालती हैं, गोल्ड माइनर्स, उनका क्या हाल है? पिछली तेजी जो 2011 में आई थी, उसके बाद माइनिंग कंपनियां बहुत मुश्किल में थीं। भारी कर्ज ले लिया था, गलत अनुमान लगा लिए थे। हाँ, सुना था। पर अब स्थिति काफी बदल गई है। सोने की कीमतें इतनी ऊंची हैं और उन्होंने अपनी लागत ऑल इन सस्टेनिंग कॉस्ट AISC को भी काफी कंट्रोल किया है। नतीजा यह है कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मुनाफा कमाने की क्षमता, वो रिकॉर्ड स्तर पर है, पिछले बुल मार्केट के मुकाबले लगभग 2 गुनी। अरे वाह! तो क्या ये खरीदने लायक हैं? देखिए, वैल्यूएशन के लिहाज से अब ये बहुत सस्ते नहीं हैं, औसत के आसपास हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये औसत पिछले 10 बहुत खराब सालों का औसत है। अच्छा। तो शायद अभी भी थोड़ी गुंजाइश हो। और हाल फिलहाल में इन्होंने S&P 500 और खुद सोने से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। तो सोने की तेजी और अपनी मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए इनमें कुछ निवेश बनाए रखना शायद समझदारी हो। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन पर कड़ी नजर रखनी होगी। और इसी से जुड़ी बात है चांदी, सिल्वर। चांदी अक्सर तेजी के बाजार में गोल्ड माइनर जैसा ही बर्ताव करती है, बल्कि सोने के मुकाबले ज्यादा तेजी दिखाती है। नित्रा के पिछले विश्लेषण इस बारे में सही साबित हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि चांदी में अभी और बढ़त की संभावना बची हुई है। चलिए, अब उस सेक्टर पर आते हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, टेक्नोलॉजी, टेक सेक्टर। इन्हें तो हमेशा कहा जाता था कि ये एसेट लाइट है, ज्यादा पूंजी नहीं लगती। लेकिन अब जो इनके खर्च के आंकड़े आ रहे हैं, वो तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल, ये धारणा अब पुरानी हो गई है, बिल्कुल बदल रही है। नेत्रा के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले सिर्फ 5 सालों में दुनिया की जो सबसे बड़ी टेक कंपनियां हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अल्फाबेट, अमेजॉन वगैरह, हाँ, इन्होंने मिलकर करीब-करीब $1 ट्रिलियन का पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स किया है। $1 ट्रिलियन? हाँ, ये दुनिया की बड़ी तेल और गैस कंपनियों के कुल कैपेक्स से भी ज्यादा है। कमाल है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? इसका बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है AI पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, खासकर एनवीडिया जैसी कंपनियों से महंगी चिप्स खरीदने में। अच्छा, तो $1 ट्रिलियन AI पर खर्च हो गया। लेकिन नेत्रा इस पे सवाल उठा रहा है। हाँ, 2 बड़े सवाल उठते हैं जिनका जिक्र नेत्रा में है। पहला, ये जो $1 ट्रिलियन AI कैपेक्स पर लगा दिया, इसका रिटर्न क्या है? मतलब AI से सीधी कमाई या मुनाफा कितना हो रहा है इन खर्च करने वाली कंपनियों को? ये अभी साफ नहीं है। ये निवेश कितने समय में पैसा वापस देगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, शायद ज्यादा बड़ा सवाल, इसका आर्थिक उत्पादन क्या है? आर्थिक उत्पादन मतलब? देखिए, तेल गैस कंपनियां कैपेक्स करती हैं तो उससे ऊर्जा निकलती है जो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती है। उसका एक ठोस आर्थिक लाभ है। ये AI कैपेक्स अभी क्या बना रहा है? ज्यादातर बॉट्स बन रहे हैं, चैट बॉट, कोड लिखने वाले बॉट। इसका व्यापक ठोस आर्थिक लाभ, जैसे उत्पादकता में कोई बड़ी क्रांति आ गई हो या मेडिकल साइंस बदल गया हो, वैसा कुछ अभी जमीन पर उतना स्पष्ट नहीं है जितना इसका प्रचार हो रहा है। तो मतलब खर्च जबरदस्त, रिटर्न का पता नहीं, आर्थिक लाभ भी अनिश्चित, लेकिन मार्केट कैप आसमान पर। ये कैसा समीकरण है? हाँ, यही तो विरोधाभास है। MSCI ACWI इंडेक्स को देखें तो अकेले टेक सेक्टर का मार्केट कैप पहुंच गया लगभग $30 ट्रिलियन। 30 ट्रिलियन? हाँ, और नेत्रा बताता है कि ये 7 दूसरे बड़े सेक्टर्स जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, मटेरियल्स, यूटिलिटीज, इन सबको मिला दें, उनके कुल मार्केट कैप के बराबर है। अकेला टेक सेक्टर। ये तो कुछ .com बबल जैसा नहीं लग रहा? लग तो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज की ये टेक कंपनियां वाकई मुनाफा कमा रही हैं, जो उस समय वाली कंपनियां नहीं कमा रही थीं। इनका औसत PE है 38 गुना, जबकि उन 7 सेक्टर का औसत PE है 22 गुना। ROE भी बहुत ज्यादा है, टेक का 25%, उन 7 सेक्टर का 12%। एप्पल का ROE सोचिए 157%, एनवीडिया 119%, मेटा 37%। यह आंकड़े अविश्वसनीय लगते हैं।
लेकिन सवाल फिर वही है, ये इतना ऊंचा आरओई आ कहाँ से रहा है? क्या ये सिर्फ उनकी इनोवेशन, उनकी टेक्नोलॉजी का कमाल है? यहाँ एक और परत है। नेत्रा इसे मजाक में सिलिकॉन वैली का रहस्य कहता है। अच्छा, क्या है वो रहस्य? रहस्य ये है कि ये ऊंचा आरओई काफी हद तक चीन और ताइवान में जो इनके सप्लायर्स बैठे हैं उनके मार्जिन को निचोड़ कर आता है। मतलब? उदाहरण लीजिए एप्पल और उसकी बड़ी सप्लायर फॉक्सकॉन का। फॉक्सकॉन का आरओई कितना है? सिर्फ 10%। ऑपरेटिंग मार्जिन 3%। और एप्पल का आरओई 157%। मार्जिन 32%। सारा मुनाफा ब्रांड वाली कंपनी ले जाती है, बनाने वाले को बहुत कम मिलता है। ओह, ये तो इसमें तो एक कमजोरी भी छिपी है फिर। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। इन सप्लायर्स पर इतनी ज्यादा निर्भरता का मतलब है कि कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन, कोई रेगुलेटरी बदलाव या जैसे ये टैरिफ की बात हो रही है, ये सब इन बड़ी टेक कंपनियों के मुनाफे पर सीधा असर डाल सकते हैं। अगर सप्लाई चेन में जरा सी भी रुकावट आई तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बड़ी चोट पहुंच सकती है। तो टेक सेक्टर के लिए दो बड़े जोखिम साफ दिख रहे हैं। एक, ये भारी भरकम कैपेक्स जिसका नतीजा अभी अनिश्चित है, और दूसरा, उनकी ये शानदार आरओई का स्रोत जो कि एक नाजुक सप्लाई चेन पर टिका है। शायद वक्त आ गया है कि इस सेक्टर को थोड़ा नए नजरिए से देखा जाए। और इसके ठीक उलट है भारतीय आईटी कंपनियां, जिन्होंने एआई पर उतना खर्च नहीं किया है। हाँ, कह सकते हैं उन्होंने एआई पर उतना बड़ा दांव नहीं लगाया, उतना कैपेक्स नहीं किया। तो ये उनके लिए अच्छा है या बुरा? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो पीछे रह गईं। हाँ, ये देखने का नजरिया है। कुछ इसे नेगेटिव मानते हैं, पर नेत्रा इशारा करता है कि शायद ये उनके लिए आगे चलकर अच्छा भी साबित हो। जैसे आईबीएम ने भारी एआई खर्च से बचकर बाद में फायदा उठाया था। भारतीय आईटी कंपनियों की वैल्यूएशंस पिछले कुछ समय में काफी गिरी हैं। हाँ, वो तो गिरी हैं। ये अभी बहुत सस्ती, मतलब बार्गेन वाली स्थिति में नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि एब्सोल्यूट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, लेकिन अगर आप इनकी तुलना ग्लोबल टेक की आसमान छूती वैल्यूएशन से करें या अपने ही देश के साइक्लिकल स्टॉक्स की महंगी वैल्यूएशन से करें, तो इनमें एक रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखनी शुरू हो गई है। रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी? हाँ, मतलब उनके मुकाबले ये कम महंगी लग रही हैं। इनके फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं, आरओई औसत से बेहतर है, वैल्यूएशन अपने ऐतिहासिक स्तरों के आसपास आ गई है। कई बड़ी कंपनियां हैं जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, उनमें आप देखें तो पिछले 3 साल की जो कमाई की ग्रोथ है वो उनके शेयर के रिटर्न से ज्यादा रही है। अच्छा, इसका मतलब है कि शेयर उतना नहीं बढ़ा जितनी कमाई बढ़ी, यानी वैल्यूएशन गिरी है, डी रेटिंग हुई है। डिविडेंड यील्ड भी अब आकर्षक हो रही है। टीसीएस की यील्ड करीब 3.8% है। निफ्टी में इनका वजन भी काफी कम हो गया। तो नतीजा ये है कि ये अभी शायद सीधे खरीदने, एब्सोल्यूट बाई का मामला ना हो, पर एक रिलेटिव प्ले जरूर बन सकती हैं। मतलब अगर बाजार में कोई बड़ी गिरावट आती है तो शायद ये कंपनियां उन ज्यादा महंगी कंपनियों के मुकाबले कम गिरे। यहां चुनिंदा मौके बन सकते हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, तो हमने काफी चीजों पर बात की। भारत का वैल्यूएशन जो थोड़ा चिंताजनक लग रहा है, बाहरी जोखिम, टैरिफ, रुपया का दबाव, सोने के वो चेतावनी वाले संकेत, टेक सेक्टर का वो बड़ा दांव और उसकी कमजोरियां, और भारतीय आईटी में थोड़ी रिलेटिव वैल्यू। इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? एक निवेशक के तौर पर क्या सोचना चाहिए अब? देखिए, माहौल तो साफ तौर पे चुनौतीपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। वैल्यूएशन ज्यादा हैं, ग्रोथ की चिंताएं हैं, बारी खतरे भी हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी चीज हो जाती है एसेट एलोकेशन, यानी अपनी पूंजी को समझदारी से अलग अलग तरह की संपत्तियों में बांटना। नेत्रा में एक और दिलचस्प आंकड़ा है स्क्यूनेस का। स्क्यूनेस? हाँ, ये बताता है कि किसी एसेट में बड़े नुकसान या बड़े फायदे की संभावना कितनी है। जैसे इक्विटी मान लीजिए S&P 500, उसमें नेगेटिव स्क्यूनेस होती है, मतलब उसमें अचानक बड़ी गिरावट का खतरा ज्यादा होता है। वहीं सोने में पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है, मतलब उसमें कभी कभी अचानक बड़े उछाल आने की संभावना ज्यादा होती है। अब नेत्रा दिखाता है कि जब आप इन दोनों को मिलाते हैं, मान लीजिए 50% इक्विटी, 50% सोना, तो पोर्टफोलियो की स्क्यूनेस पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा, और उसका उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी भी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि सही मिश्रण से आप बड़े नुकसान के जोखिम को कम कर सकते हैं और शायद ज्यादा स्थिर रिटर्न पा सकते हैं। एसेट एलोकेशन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। तो आज हमने भारत के वैल्यूएशन की पहेली को समझने की कोशिश की, टैरिफ जैसे वैश्विक जोखिमों पर नजर डाली, सोने के संकेतों को समझा, टेक के भारी निवेश और उसकी संभावित कमजोरियों को परखा, और भारतीय आईटी में उभरते रिलेटिव अवसरों पर भी बात की। हाँ, और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। सवाल ये है
जिस तरह ये बड़ी ग्लोबल टेक कंपनियां अपने ज़बरदस्त मुनाफे के लिए चीन और ताइवान की नाजुक सप्लाई चेन पर इतनी ज़्यादा निर्भर हैं, क्या भविष्य में अगर उत्पादन का ज़्यादा स्थानीयकरण होता है या सप्लाई चेन में और विविधीकरण आता है, तो क्या ये इन कंपनियों के मुनाफा कमाने की क्षमता कोई मौलिक रूप से बदल देगा? चाहे एआई आखिरकार सफल हो या ना हो, क्या उनका ये मौजूदा बिजनेस मॉडल लंबे समय तक टिक पाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है और इसी विचार के साथ आज की एक गहरी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस चर्चा से आपको बाजार की मौजूदा स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को समझने में कुछ मदद मिली होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।